मैंने तो मेरे माइक्रो वाले देख देख के आपको पूछ लिए। इजी थे यार, तीनों एकदम इजी क्वेश्चन थे माइक्रो वाले तो। और एक ये क्वेश्चन आया, हाउ विल द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेन अफेक्ट द डिमांड ऑफ। सेम क्वेश्चन है, कल आपको सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में पूछा था, पर बस ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड का है। आता था ये क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का आपस में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कॉम्प्लीमेंट्री का तो डायरेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है? डायरेक्ट। इनवर्स होता है श्रुति। सॉरी इनवर्स, सॉरी मैं इनवर्स ही लिख कर आई हूँ, मैं इनवर्स लिख कर आई हूँ। तो ठीक है, सारे बहुत इजी क्वेश्चन थे और यही एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से भी थे। ठीक है, मार्क्स आ जाए एक बार तो मुझे बता देना, पेपर मिले तो दिखा देना, ताकि मैं एक बार चेक कर लूँ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू फेस्ड। मैंने फिर से ओन लैंग्वेज लिखी है। अरे, एक आपकी टेस्ट पेपर में ओन लैंग्वेज थी और एक और शायद समरीत के पेपर की बहुत ओन लैंग्वेज थी। मैं आपको समझाती हूँ ओन लैंग्वेज, ट्राई किया था अभी अच्छे से, वो नहीं रखा जाता है। पर बेटा आपको लिखना तो बुक वाला ही पड़ेगा। मुझे पढ़ के मुझे पढ़ के ऐसा लगता है कि आपने वही लिखा है जो मैंने समझाया है, पर वो इजी इसलिए होना जाता है ताकि आपको समझ आए। आपको लिखना तो बुक की लैंग्वेज पड़ेगा। कोई बात, चलो अब बीएसटी का पेपर है 22 को, उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, पूरा कोर्स आ रहा है 1 to 6 वाला? 5। अच्छा ठीक है, मैं ला गई है नमन, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं कर देती हूँ लैपटॉप पे प्रेजेंट। आपने ओपन किया हुआ है लैपटॉप? हाँ तो चलो फिर आप कर दो। चैप्टर 1 एक बार बीएसटी का प्रेजेंट करो। सब चैप्टर्स के डाउट ले लेते हैं। अब मेरे ख्याल से मैंने मेरी तरफ से तो आपको इकोनॉमिक्स भी बहुत बार रिवाइज करवा दिया है, पूरा पूरा होगा तो और फाइनल एग्जाम से पहले 2-3 बार कर लेंगे। अब ईएसटी कर देते हैं। जहां तक मुझे लगता है चैप्टर 1 आप सब ने अच्छे से सुना था, जिन लोगों ने अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था सब ने अच्छे से सुना था चैप्टर 1। फिर भी मुझे एक बार बता दो कि इसमें आपको कोई डाउट हो तो। जो इंडेक्स है ना नमन, उसमें टॉपिक्स लिखे हुए होंगे, तो वो एक बार ओपन कर दो ताकि सब लोग देख लें। लीव ही होगा उसका। आज इतने कम बच्चे क्यों हैं? सिया नहीं है, प्रभात नहीं है, दूसरा पार्थ नहीं है, त्रिशा नहीं है। एग्जाम चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, जो भी है, ये टॉपिक देखो एक बार। चैप्टर 1, बिजनेस क्या होता है? दो तरीके की एक्टिविटीज थी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक पैसों के रिलेटेड, नॉन इकोनॉमिक पैसों के रिलेटेड नहीं। उसमें बिजनेस कर रहे थे हम लोग। बिजनेस क्यों कमाने के लिए करते हैं। हिस्ट्री वाले पार्ट के ऐसे कोई मेन क्वेश्चन नहीं है, बट हिस्ट्री वाले पार्ट के हमारे पास एक पीडीएफ है, वो अच्छी पीडीएफ है बहुत एक्चुअली, तो वो एक बार ग्रुप में भेज दूंगी मैं। किसने भेजी थी अपन को जब अपन कर रहे थे चैप्टर 1? किसी के तो स्कूल में थी वो पीडीएफ।
मैं ढूंढती हूँ, पीपीटी थी, अगर मेरे पास पड़ी होगी तो मैं ग्रुप में भेजती हूँ, बस वही लर्न कर लेना। तनिषा वापस भेज दो ना एक बार। प्रॉफिट क्या रोल प्ले करता है? नो प्रॉब्लम तनिषा, वो वो हमने पढ़ा था। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ा था। फिर वो इंडस्ट्री पढ़ा था, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो एक बार आप ये टॉपिक 10 के नाम पढ़ के मुझे बताओ, कोई ऐसा टॉपिक है जो इसमें आपको रिपीट करवाना है? अगर नहीं तो कमेंट में लिखो क्लियर है ये, तो हम चैप्टर 2 पे मूव करेंगे। फिर फटाफट से देख के बी रिस्पॉन्सिव और जल्दी से रिप्लाई कर दो। हिस्ट्री वाले पार्ट में और कुछ नहीं है। हिस्ट्री वाला पार्ट तनिषा भी सर्च कर लेगी, मैं भी। वो पीपीटी बहुत बढ़िया बनी हुई है, उसमें से लर्न कर लेना। अगर उसमें से नहीं समझ आएगा तो फिर कल वो करवा दूंगी। और कुछ नहीं है, संगीत को और क्लियर है, बाकी सबको क्लियर है। चैप्टर 2 पे मूव करें। नमन, चैप्टर 2 प्रेजेंट करना प्लीज। चैप्टर 2 का आप लोगों ने काफी बार टेस्ट दिया है, तो उसमें ज्यादातर चीजें आपको आती हैं, पर कुछ कुछ चीजें हो सकती है जो नहीं आती। समरीत, आपने पूछा था कोई टॉपिक रिपीट करने को चैप्टर 2 में? एमओए एओए किसने पूछा था उस दिन? देखो, चैप्टर 2 की ब्रीफिंग देती हूँ एक बार, सुनना ध्यान से। काफी बड़ा चैप्टर है, बट मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है, आपका पता नहीं। अच्छे से समझते हैं तो वो चैप्टर अच्छा लगता है। किन किन तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं वो चैप्टर है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहो तो खुद की पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप की नहीं कंपलसरी, आपकी मर्जी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। एचयूएफ में रजिस्टर नहीं होता। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ जो जो मुझे इंपॉर्टेंट याद आ रहा है। इन सब में फीचर्स में एक फीचर है जिसका नाम किसी किसी में है लिमिटेड लायबिलिटी और किसी किसी में है अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप में से किसी को याद है लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें व्हाट ना, इज लिमिटेड? बोलो बोलो। जिसमें पर्सनल प्रॉपर्टी पे नहीं जाते अपन, जब डेट का होता है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं। परफेक्ट। इसमें से भी फायदा, यस, अच्छी बात कौन सी है इसमें? करेक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी अच्छी बात है। वो अच्छी बात क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पर्सनल प्रॉपर्टीज लायबल नहीं है। नाम सुनो, कैसा नाम है उसका? लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब आपकी जिम्मेदारी लिमिटेड है। अच्छी बात है। आपने नुकसान किया, आपके घर पे करोड़ों रुपए पड़े हैं, पर ऑफिस के अकाउंट में कुछ नहीं है, तो आपको कुछ नहीं भरना, बिकॉज आपकी लायबिलिटी सिर्फ ऑफिस अकाउंट तक है, लिमिटेड लायबिलिटी है। किस किस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है आप मुझे बता सकते हो पांचों फॉर्म में से? कॉर्पोरेट, यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेड होती है। परफेक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए इतना लॉ फॉलो करके लोग वो बनाते हैं। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए हजारों रुपए खर्च करके
कंपनी स्टार्ट की जाती है क्योंकि एंड में उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। और वैसे पार्टनरशिप का एक अलग सा कॉन्सेप्ट 2008 में चालू हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप उसको बोलते हैं। शायद हमने न्यू बुक में से वो पढ़ा था, ऐसा कुछ था। रजिस्ट्रेशन मुझे एचईएफ में भी दो लोग होते हैं, एक होता है कर्ता और एक होता है को पार्टनर। मुझे पहले दोनों नाम का मीनिंग बताओ। कर्ता कौन होता है? सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा बंदा जो होता है। अगर उसकी डेथ हो जाए फिर? नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर। करेक्ट, तो उसके नीचे वाला जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाता है। कर्ता की लायबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड। और जो बाकी छोटे वाले मेंबर्स होते हैं लिमिटेड। उनकी लिमिटेड रहती है। परफेक्ट। रजिस्ट्रेशन किस किस का कंपलसरी है? अभी मैंने बताया था आपको। पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो प्राइवेट कंपनी का कंपलसरी नहीं है पार्थ? दीदी उसका भी है। कंपनी का ही कंपलसरी है, भले वो प्राइवेट हो पब्लिक हो। और एक और थी, क्या नाम था तीसरी फॉर्म ऑफ कंपनी का जो नहीं है, जो कोई नहीं करता स्टार्ट? One was private company, one was public company, and the third was 1% company. correct कृतिका, OPC, one person company। क्या फीचर था वन पर्सन कंपनी का? क्या होती है वन पर्सन कंपनी? उसके नाम में ही लिखा हुआ है उसका मीनिंग। जो ओनली 1% एक ही इंसान ओन करता है। ओनर कौन होता है कंपनी का? हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? दैट इज द शेयर होल्डर। तो वन पर्सन कंपनी का मतलब है जिसमें एक ही शेयर होल्डर होता है। हाउ मेनी शेयर होल्डर्स? ओनली वन, तभी उसका नाम वन पर्सन कंपनी है। ये एक तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा है, पर उस पर्सन को लीगली काम करना था सब कुछ, इसलिए उसने सोल प्रोप्राइटरशिप ना करके वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर दी। तो वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक शेयर होल्डर होता है। अच्छा मुझे बताओ, शेयर होल्डर एक होता है, डायरेक्टर भी एक ही होता है क्या? या डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं? डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं। उसका जो नाम वन पर्सन कंपनी है वो वन शेयर होल्डर्स के लिए है, डायरेक्टर्स के लिए नहीं है। अब मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? क्यों रिलायंस एक और प्राइवेट कंपनी में? करेक्ट। पब्लिक कंपनी के शेयर्स पूरी कंट्री में सेल होते हैं, कोई भी खरीद सकता है, कभी भी बेच सकते हो, ट्रांसफर करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और प्राइवेट कंपनी के अंदर वो जो शेयर्स आप दे रहे हो वो कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी बेचो कभी भी खरीदो। प्राइवेट कंपनी की जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। पब्लिक कंपनी में आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। जो शेयर मार्केट की एप्स होती हैं उसमें जितनी कंपनीज आपको नजर आ रही होती हैं वो सब पब्लिक कंपनीज होती हैं, तभी आप एज अ पब्लिक उसको कभी भी खरीद और कभी भी बेच सकते हो। प्राइवेट कंपनी के शेयर आप खरीद बेच नहीं सकते अनलेस वो ओनर आपको शेयर होल्डर बनाने में इंटरेस्टेड हो तो। जैसे अगर मेरे भाई की कंपनी है जिसमें वो जॉब करता है, मतलब अगर उसका बॉस उसको बोले कि मानव तुम हमारी कंपनी में 10% शेयर होल्डिंग ले लो, तो वो एक प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर होल्डिंग ऑफर कर रही है, वो सिर्फ वही खरीद सकेगा, आप और मैं नहीं खरीद सकते। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स जिसके शेयर्स कुछ ही लोगों को जाते हैं, अपने नॉन लोगों को, एंड पब्लिक कंपनी मीन्स जिसके शेयर्स सब लोगों के पास जाते हैं। अब ये जो कंपनी स्टार्ट करने का तरीका था, आप सब लोग इधर ही ध्यान देना।
बार बार एक ही चीज रिपीट इसलिए होती है ताकि आप लोग सीखो। जो कंपनी आपको स्टार्ट करनी होती है उसमें 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है प्रमोशन का, जिसके अंदर आपको रफली आइडिया आता है कि हाँ भाई हमको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है। आप चेक करोगे कि उसके जितना पैसा है आपके पास या नहीं, फिजिबिलिटी है या नहीं, एक्सेट्रा। सब आपने चेक किया, आपने नेम अप्रूव करवाया, आपने डायरेक्टर्स रख लिए, जो भी छोटे मोटे काम थे ना वो सारे आपने कर लिए। सेकंड स्टेप में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक प्राइवेट कंपनी यहाँ के बाद अपना काम स्टार्ट कर देती है। COI विच इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट जैसा है। आपके मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसमें जो डेट लिखी हुई होती है वही दिन पे हमारा बर्थ डेट माना जाता है। अब जैसे मेरे पापा की बर्थ डेट 25 नवंबर की है, बट उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर मेरे ताऊजी की डेट लिखी हुई है 5 जून 5/6। तो कहीं पर भी उनका बर्थ डेट पूछी जाती है तो ही हैव टू से 5 जून, नॉट द रियल वन बट द वन विच इज रिटन ऑन द बर्थ सर्टिफिकेट। इन अ सिमिलर मैनर कंपनी के जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिखी जाएगी वही डेट फाइनल मानी जाएगी कि कंपनी इस दिन स्टार्ट हुई है। अगर उस डेट में मिस्टेक भी है तो भी वही फाइनल माना जाएगा। 5 जून के बदले 15 जून लिख दिया सो इट इज फाइनल, कंपनी 15 जून से स्टार्ट हुई है। 2021 के बदले 2020 लिख दिया, इट इज फाइनल उसी दिन से स्टार्ट हुई है। तो इस पे MCQ पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है COI पे, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो भी डेट लिखी हो दैट डेट इज फुल एंड फाइनल, उसको कोई चेंज नहीं करेगा। इनफैक्ट ये भी पता चल जाए ना कि लोगों ने फ्रॉड करके सर्टिफिकेट लिया है तो भी वो डेट फिक्स मानी जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। इसके बाद आता है पब्लिक कंपनी का काम। क्योंकि पब्लिक कंपनी मार्केट में से पैसा कलेक्ट करने वाली है बाय सेलिंग शेयर्स, उसको बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना, सेबी से परमिशन लेना, अंडरराइटर्स अपॉइंट करना ताकि वो मिनिमम 90% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो सके। ऐसे बहुत सारी अप्रूवल्स हैं। जब वो सारी अप्रूवल्स कंपनी को मिल जाती है फिर कंपनी को फाइनली लास्ट सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, COCB। ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके अंदर 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कंपनी के वैसे 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोस्पेक्टस, MOA और AO। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है वो एक बुकलेट जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई है और कंपनी लोगों को ये बोल रही है कि इतनी अच्छी हमारी कंपनी है, तुम आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। So what is prospectus? It is an invitation to the general public to subscribe to the share, कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो। तो प्राइवेट कंपनी तो शेयर्स बेचती नहीं है, इसलिए प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनवाने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके स्कूल की मैगजीन होती होगी आई एम श्योर, जिसमें उसके एनुअल फंक्शंस की फोटोज होती हैं। स्टार्टिंग में आपके प्रिंसिपल टीचर्स की फोटोज होती हैं, अच्छी अच्छी तारीफ की होती है कि भाई स्विमिंग पूल है हमारे में, हॉर्स राइडिंग है हमारे स्कूल में। तो लोग वो देख देख के क्या सोचते हैं कि हमको इस स्कूल में जाना है। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस में कंपनी की डिटेल्स लिखी हुई होती है और वो लोगों को ये बोल रही होती है कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। ये हुआ प्रोस्पेक्टस। इसके बाद 2 और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका नाम है MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पहले तो AOA जो है वो कंपनी के इनसाइडर्स के लिए, कंपनी के अंदर के लोगों के लिए है। आपको और मुझे वो कंपनी का AOA पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उस कंपनी के पार्ट नहीं है। MOA जो होता है वो कंपनी के आउटसाइडर्स के लिए होता है, आपके और मेरे लिए।
आज आप किसी भी कंपनी से डील करने वाले हो, लॉ ये बोलता है कि तुमको उसका एमओए पढ़ के आना है। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे ग्रीन रेड लाइट पे चलो और आप लॉ को बोलो कि मुझे क्या पता रेड लाइट पे रुकना है, और वो बोले कि ये तो कॉमन सेंस है, तुमको पता होना चाहिए। कोई तुमको बताता नहीं है रेड लाइट पे रुकना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। सिमिलरली जब आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इट इज अज्यूम्ड कि आपने उसका एमओए पढ़ लिया है। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम निकली और आप बोलो कि मैंने तो इसका एमओए पढ़ा ही नहीं था, तो लॉ आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि लॉ पहले से ही बोलता है कि अगर तुमको कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसका एमओए रीड करो, क्योंकि एमओए आउट तुम्हारे लिए है। होता क्या है उसमें? उसमें क्लॉज होते हैं, पैराग्राफ होते हैं। पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। नाम लिखने से आपको ये पता चलता है कि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। अगर उसके लास्ट में पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है तो वो प्राइवेट कंपनी होती है। अगर उसके लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है तो वो पब्लिक कंपनी होती है। तो नेम से पता चल गया कि कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है। रिलायंस लिमिटेड है इसलिए वो पब्लिक कंपनी है, इसीलिए उसके शेयर आपको शेयर मार्केट पे दिखते हैं। सेकंड होता है रजिस्ट्रेशन क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज। मतलब आपकी कंपनी का हेड ऑफिस किधर है, तो उसमें सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है। सपोज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो सेकंड जो है उसमें सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है कि कहाँ पे आपका हेड ऑफिस है। ब्रांचेस से फर्क नहीं पड़ता, हेड ऑफिस से फर्क पड़ता। फिर होता है एक ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब होता है पर्पस। इस क्लॉज में आपकी कंपनी क्या क्या काम कर सकती है वो सब लिखा होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट क्लॉज। 10, 12, 15, 20 जितने पेजेस का होना हो उतने का वो बनाते हैं। इसमें हर वो पॉसिबिलिटी लिखी जाती है जो आपकी कंपनी आज करती है या आने वाले टाइम में करना चाहती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कंपनी, तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा जाता है। फिर एक क्लॉज होता है लायबिलिटी क्लॉज, जिसमें आप लिखते हो लिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि कंपनी है और हमारी कंट्री के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी अलाउड ही नहीं है, तो उसमें बस आपको लिमिटेड लायबिलिटी लिखना होता है। फिर एक होता है कैपिटल क्लॉज, जिसमें आप कितने शेयर्स मार्केट में सेल कर सकते हो मैक्सिमम, उसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, वो लिखा होता है। और फिर लास्ट एक और होता है सिग्नेटरीज क्लॉज, पता नहीं क्या नाम था उसका। उसमें आपको डायरेक्टर वगैरह के साइन करवाने पड़ते हैं। वो लोग आपकी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनते हैं। सो इस तरीके से आपको एक कंपनी का एमओए बनाना पड़ता है। हर एक कंपनी का डिफरेंट एमओए होता है। 6 क्लॉजेस उसमें होते हैं। 5 क्लॉज तो एक एक वर्ड एक एक नाम के होते हैं। जो एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वही सबसे लंबा क्लॉज होता है। सो ये होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डू इट। दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के इनसाइडर्स के लिए होता है, कंपनी के लोगों के लिए होता है, कंपनी के एम्प्लॉय के लिए होता है, कंपनी के शेयर होल्डर के लिए होता है, क्योंकि वो भी कंपनी का हिस्सा है। इसमें क्लॉजेस नहीं होते, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। शेयर्स कितने दिन में देंगे, पैसे कितने दिन में देंगे, सर्टिफिकेट कितने दिन में देंगे, डायरेक्टर को कितनी सैलरी देनी है, शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना देना है। मतलब बाहर के लोगों के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी कंपनी वर्क कैसे करती है उसके लिए रूल्स है। अगर कोई कंपनी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती कि वो इतने सारे रूल्स लिखे, तो एक टेबल एफ है, शायद बुक में चेक कर लेना, टेबल एफ दिया हुआ है, अब वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो एओए खुद बनाओ तो भी चलता है, एओए
कॉपी करना है तो वो टेबल एफ जो लॉ में दिया है वो कॉपी भी कर सकते हो, वो इनसाइडर्स के लिए होता है। और एमओए हर एक कंपनी के लिए डिफरेंट होता है, इसलिए वो हर एक कंपनी को खुद का बनाना पड़ता है। तो दो होते हैं, एमओए और एओए। एमओए में क्लॉजेज होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, बाहर के लोगों के लिए वो होता है। एओए कंपनी के इनसाइडर्स के लिए होता है, कंपनी की वर्किंग के बारे में उसमें पता चलता है हमको। और प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बता दिया। सुन रहे हो आप लोग कि मैं ही बोले जा रही हूँ अकेले? सुन रहा है। ओके, इतना समझ आया अच्छे से? तो ये आपका कहीं ना कहीं रफली एक आइडिया था कि कंपनी कैसे होती है। अब आप लोग मुझे बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी होती है? जो सोशल वेलफेयर, करेक्ट। कोई एक एग्जांपल है आपके पास? हाउसिंग, करेक्ट, हाउसिंग। इसको अपने गांधीधाम का पूछ रही थी, दैट इज इसको। कितने कम से कम लोग चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए? 1 2 3, कम से कम कितने लोग होने चाहिए तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सके? 10 adult members, करेक्ट। और पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। करेक्ट। अकेला बंदा तो पार्टनर नहीं होगा ना खुद का, तो कम से कम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप में, कम से कम 10 लोग चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अब मुझे एक और चीज बताओ, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? 200. गुड, 200। पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं? Infinite. इनफाइनाइट। करेक्ट। तो आपको याद रखना है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स ही हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर इनफाइनाइट शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। एक और चीज बताओ, प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3. आई गेस 2 है। प्राइवेट कंपनी में शायद 2 डायरेक्टर्स कम से कम चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेना। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस दिया हुआ है आपको बुक में, वो अच्छे से पढ़ना, उसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, नंबर्स हैं उसमें। फिर इस चैप्टर में तो अच्छा मुझे बताओ, विच इज द इजीएस्ट फॉर्म टू स्टार्ट द बिजनेस? Sole proprietorship. एंड विच टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम? Company. company, Correct. Okay. If you want to raise money, if you don't have your money and if you want to take money from outside sources, which one is the best option for you? Company. कंपनी में कंपनी में भी कौन सी कंपनी? public, करेक्ट। अच्छा, वोटिंग कैसे होता है? मतलब 1 पर्सन 1 वोट होता है या जितने शेयर्स आपके हैं उतने वोट्स होते हैं? one share, one vote, किसका बता रहे हो? पहले कंपनी का डिस्कस करते हैं। कंपनी में वोट्स कैसे होते हैं? shares के ऊपर डिपेंड करते हैं। करता है। 1 शेयर है तो 1 वोट होगा आपके पास, 1000 शेयर है तो आपको 1000 वोट करने को मिलेंगे। करेक्ट। इसीलिए लोग ज्यादा शेयर लेते हैं ताकि उनको ओनरशिप मिले। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसा होता है? 1 person, 1 vote. one vote, किसी ने 1 करोड़ रुपए दिया और किसी ने 10 ही रुपए दिए तो भी दोनों को 1-1 वोट करने को मिलेगा। ये जो 1-1 वोट मिलता है हमको, उसको क्या वर्ड बोलते हैं जो हमारी कंट्री भी है? डेमोक्रेसी। गुड। डेमोक्रेटिक कंट्री हम बोलते हैं ना कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब होता है कि अंबानी को भी 1 ही वोट करने को मिलता है, जीतने को मिलता है 1 पर वोट। सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, 1 पर्सन 1 वोट। अच्छा मुझे बताओ कि कैन मुस्लिम्स बी अ पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? yes,
कोई भी कास्ट, कल्चर, जेंडर कुछ मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? सिर्फ उसका, उसके मन की सोच कि उसको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव मैटर करता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो आप कर सकते हो स्टार्ट। देन मुझे वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला एक बार कॉन्सेप्ट कोई समझाओ। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है और क्या मतलब है उसका? 90% होता है। और अगर वो 90% सब्सक्राइब नहीं हो फिर अंडर राइटर परचेस कर लेता है। यस 90%, वो भी 120 डेज में। अगर वो नहीं करे तो अंडर राइटर परचेज करता है। और अगर तनिषा अंडर राइटर नहीं है हमारी कंपनी में फिर? वापस करने पड़ते हैं ना। करेक्ट, जो पैसे लिए होते हैं वो सारे वापस करने पड़ते हैं। गुड। देन आई गेस सब कुछ आपने अच्छे से कर ही लिया इस चैप्टर में। हाँ। नॉमिनल पर क्या होता है, कौन सा होता है पार्टनरशिप फॉर्म में? जिसकी गुडविल अच्छी होती है। हाँ, जिसकी गुडविल अच्छी होती है तो फिर वो क्या क्या है, कैसे हेल्प करता है? उसका नाम मतलब देख। करेक्ट, उसका नाम देकर। मतलब एक्चुअली वो पार्टनरशिप में रोज आता जाता नहीं है, बस ऐसा है कि उसकी गुडविल अच्छी है तो उसने अपने फ्रेंड्स को बोल रखा है कि ठीक है तो लोगों को बता दे कि मैं भी तुम्हारा पार्टनर हूँ। तो ही डजंट वर्क, ही इज नॉट एक्चुअली द पार्टनर, ही हैज जस्ट गिवन हिज नेम कि हाँ कह दो लोगों को कि हाँ ये भी पार्टनर है, और मेरा नाम लेके सब लोग आ भी जाएंगे क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है। करेक्ट, ये था नॉमिनल पार्टनर। फिर मुझे बताओ डोरमेंट पार्टनर कौन था? स्लीपिंग पार्टनर। करेक्ट, डोरमेंट पार्टनर था स्लीपिंग, जो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है पर क्या नहीं करता? रोज मैनेजमेंट में नहीं आता। करेक्ट, रोज आके काम वाम नहीं करता, उसके नाम से ही पता चलता है स्लीपिंग पार्टनर है। ऐसा देता है, प्रॉफिट लॉस शेयर करता है पर रोज आता नहीं है। जो पर्सन रोज आता है उसका नाम क्या होता है? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर। करेक्ट, गुड। एक ऐसा था वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एस्टॉपल, क्या था वो? शॉर्ट में दोनों का बता दो क्या था उसमें। तो एक में जो वो खुद के उससे बोलता नहीं है वर्डिक्ट से, लेकिन वो ना भी नहीं बोलता जब ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करता जब उसे बोला जाता है एज अ पार्टनर, और एक में वो बोल देता है कि मैं हूँ पार्टनर ऐसा। वो बोल देता है या वो अपने इशारों से ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो पार्टनर है, और वो एक्चुअली पार्टनर होता नहीं है, पर कस्टमर उसके नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है कि चल यार यशवी भी पार्टनर कर लेती हूँ। बट उस टाइम पे यशवी ने फॉर एग्जाम्पल मुझे बताया नहीं कि वो पार्टनर नहीं है, बट मैं वजह से किया, देन इन दैट केस यशवी विल बी द पार्टनर ओनली फॉर दिस केस। एंड अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है तो शी विल ऑल्सो हैव टू बेयर द लॉस इन केस। ये स्टॉपल और होल्डिंग आउट है, बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट एक आपको वाइंड अप करते हैं, इससे आपके 2 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से क्लास अटेंड करोगे तो आपको इजी रहेगा आई गेस। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या था? जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किए वो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स थे। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, उसमें 2-3 कैटेगरीज थी, उसमें से पार्टनरशिप एट विल क्या था? अलग अलग पार्टनर्स फिक्स्ड पीरियड के लिए जो अग्रीमेंट में फिक्स्ड होता है उतने टाइम के लिए पार्टनरशिप कंटिन्यू करते हैं। नहीं, ये दूसरा वाले का मीनिंग है, फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप है ये। जो मैं पूछ रही हूँ वो दूसरा है, पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। इच्छा, करेक्ट। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि ये पार्टनर्स तब तक पार्टनर्स हैं ओनली, इज नॉट फिक्स्ड टाइम पीरियड,
कि 4 साल 2 साल तक पार्टनर्स रहेंगे, नहीं। आपको और मेरे को अभी अच्छा लग रहा है आपस में, फील किया कि लेट्स बी पार्टनर्स कृतिका। जब तक अच्छा लगेगा तब तक पार्टनरशिप में रहेंगे, जब नहीं अच्छा लगेगा तो डिसॉल्व कर देंगे। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, कि अपनी मर्जी तक पार्टनरशिप रहना। और एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जो अभी आपने बताया, और एक तीसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट जैसे है तो फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया यानी खत्म, आपने मैंने मतलब कहा जैसे ब्रिज बन जाएगा तो 2 साल में बने या 4 साल में बने, वो नहीं, टाइम पीरियड नहीं है, बट वो प्रोजेक्ट है। जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब आपकी मेरी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दैट्स इट। ये चैप्टर हमारा फुली रिवाइज हो गया है। कल हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो इकट्ठे करके रखना, तो मुझसे पूछ लेना कल। चलो, ओके, बाय बाय। बाय दी। बाय बाय।